आपने वो पड़ोस वाली आंटी को तो सुना ही होगा, जो आपके हर मामले में दखल देकर कहती है, हमारा क्या जा रहा है, जो करना है करो। ऐसा ही एक कैरेक्टर हम सबके आसपास होता ही है। पर रुकिए, क्या हो अगर आपकी सास ही ऐसी हो? आप सोचिए कैसे निपटेंगे आप अपनी सास से ही। इसी कश्मकश से गुजर रही है हमारी वर्षा और प्रिया भी। आइए देखते हैं कि वो दोनों इसका क्या हल निकालती है। अरे किसका पार्सल आया है अभी? माँ जी मेरा पार्सल है, लाइए दीजिए। क्या मंगवाया है इसमें? वो माँ जी रसोई के कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे ना, और ऑनलाइन काफ़ी सस्ते मिल रहे थे तो मैंने मंगवा लिए। भाई, रवि के पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं, जो चाहे जब चाहे मंगवा लो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैंने कोई फिजूल खर्चा नहीं किया है। ये तो रसोई के मसाले सस्ते में मिल रहे थे इसलिए बस। मैं जब शादी करके आई थी ना, तो हाथों से कूट कूट के मसाले बनाती थी। पर हाँ, अब तो समय बदल चुका है, अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। इतना सब तो बोल रही हैं, और क्या कहेंगी? देखो बहू, ये मसाले और रसोई का सामान तुम घर पे ही बनाओ तो अच्छा है, इससे पैसे भी बचते हैं और मसालों की खुशबू भी अच्छी आती है। जी ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूँगी। हाँ, बाकी मैं तो किसी से कुछ कहती नहीं, अब तुम बहुओं का घर है, जो करना है करो, मुझे क्या। हाँ माँ जी, आप कहाँ कुछ कहती हैं, ये तो हम ही हैं जो बोलते रहते हैं। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अरे क्या हो गया भाभी? क्या होना है? अरे रसोई के लिए मैंने कुछ मसाले मंगवाए तो माँ जी ने इतना सुना दिया, और उसके बाद कहती है कि मैं तो कुछ कहती ही नहीं, यही ना? हाँ यही। जानती हूँ भाभी, कल ना मुझे उठने में बस 10 मिनट की देरी हो गई थी, और मैं जैसे ही नीचे आई तो माँ जी शुरू हो गई, आजकल तुम जल्दी उठती नहीं, रात को देर तक घूमते रहते हो, हम तो सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी। और मुझे इतना सुनाने के बाद कह रही हैं, देखो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रही, बस आगे से ध्यान रखना ऐसा ना हो। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। अब आप ही बताइए, अनुपमा की तरह 5 पन्नों का भाषण देने के बाद वो कह रही हैं, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ। वही तो बात है ना, वो इतना कह देती हैं और फिर बोलती रहती हैं, मैं तो बहुओं को कुछ कहती ही नहीं। चलिए छोड़िए भाभी, उनका तो रोज़ का है, हम काम पे लग जाते हैं। हाँ वो भी है, माँ जी का तो हमेशा का है। ये देख, मैंने मसाले भी मंगवा दिए हैं। लाइए भाभी। वर्षा और प्रिया को अपनी सास की आदत पता थी, इसलिए वो कई बार उसे नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन इससे कावेरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो आदत पड़ चुकी थी बीच में बोलने की। अरे जल्दी करो, कहाँ रह गए दोनों? ये लड़कियों को पता नहीं क्यों इतना वक्त लगता है तैयार होने में भैया। अरे क्या हुआ, तुम चारों कहाँ जा रहे हो? अरे माँ, तुम्हें सुबह ही तो बताया था कि हम शाम को बाहर जाएंगे। वर्षा ने मंदिर में मन्नत मांगी थी, इसलिए चारों जा रहे हैं माता के दर्शन करने। अच्छा हाँ, बताया तो था, मैं शायद भूल गई होंगी। अब मेरी उम्र हो गई है, क्या करूँ। चलो मैं तैयार हूँ। पर बहुएं मुझे फिर से भी तो बता सकती थी ना कि हम शाम को बाहर जाने वाले हैं। माँ जी, मैंने आपको दिन को भी याद करवाया था कि हम शाम को मंदिर जा रहे हैं, और माँ जी हमने खाना और बाकी सारा घर का काम भी तो कर दिया है। हाँ, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी है, मैंने तो अब कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। पर तुम सबको ना ध्यान रखना चाहिए कि हम माँ जी को घर में यूँ अकेला छोड़ कर जा रहे हैं। माँ, मैंने पूछा तो था तुमसे, तुमने कहा मैं मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, इसलिए नहीं आ पाऊँगी। अरे पर बहुओं ने तो एक बार भी नहीं पूछा ना मुझसे। खैर छोड़ो, अब क्या कह सकते हैं इन्हें। तुम लोग जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। एक काम करते हैं भाभी, आप जाइए, मैं घर पे रुक जाती हूँ माँ जी के पास। आपकी मन्नत है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। अरे पर प्रिया, तुम्हारा कितना मन था चलने का मंदिर में, चलो ना। अरे मैं कुछ नहीं कह रही, हाँ, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम रुकना चाहती हो। भाभी आप जाइए ना, मैं यहाँ रुकती हूँ माँ जी के पास। ठीक है। आपको तो पता है, अगर हम सब चले गए तो कल का पूरा दिन बोलती रहेंगी, इससे अच्छा है कि आप जाइए। मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है प्रिया कि तुम नहीं चल पा रही हो। अरे कोई बात नहीं ना भाभी, हम कभी और दिन साथ में चलेंगे। कावेरी की टोकने की आदत अब बढ़ती जा रही थी। उसके बाद भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि वो अपनी बहुओं से कुछ कहती हैं। अरे कावेरी, कहाँ हो तुम? हाँ, यहाँ अंदर हूँ जानकी, आजा। अच्छा तुम यहाँ बैठी हो? क्यों, कुछ काम था क्या?
नहीं, सोचा घर में अकेली थी तो तुमसे मिलने आ गई। क्यों, तुम्हारी बहू कहाँ गई? मेरे बहू और बेटा घूमने गए हैं, रात को देरी से आएंगे। और तुझे घर में अकेले छोड़कर चले गए? अरे मैं कोई 2 साल की बच्ची थोड़ी ना हूँ जो अकेले नहीं रह सकती। यही तो उम्र है उनकी घूमने फिरने की। अरे जानकी काकी, आप यहाँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं नहीं बहू, मैं तो बस यूं ही चली आई। घर में कोई था नहीं तो यहाँ कावेरी से बात करने चली आई। हाँ, मैंने देखा था सुबह अंजलि और भैया जा रहे थे घूमने। अरे मैंने भी ना अपनी बहुओं को खुली छूट दे रखी है घूमने फिरने की, कभी कुछ नहीं कहती। क्या वर्षा बहू? जी, लेकिन माँ जी को ना घर में अकेले रहना पसंद नहीं, इसलिए कभी कभी कह देती हैं। वो तो है कावेरी, तू अपनी बहुओं को किसी बात में नहीं छोड़ती। अरे ऐसा कुछ नहीं है जानकी, मैं तो कुछ भी नहीं कहती इनसे। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है, इनके ही कान बजते होंगे, मैं तो कुछ कहती नहीं। अच्छा ऐसी बात है क्या? तू भी कावेरी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये तो तेरी बहू है जो सुन लेती है, वरना तू तो हर बात में कुछ ना कुछ इनसे कहती ही रहती है, टोकती रहती है। अरे ये वर्षा बहू तो कुछ भी कहती है, मैं तो कभी कुछ नहीं कहती इनसे। हाँ माँ जी आप, और नहीं तो क्या, इनको जो करना होता है ये दोनों वही करती है, मेरी कहाँ सुनती है। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। कावेरी ने जानकी के सामने वर्षा को झूठा साबित कर दिया। इस बात से वर्षा को भी काफ़ी बुरा लगा, पर दूसरे दिन से उनके घर में कुछ अजीब सा किस्सा होने लगा। प्रिया चल जल्दी कर, लेट हो जाएगा हमें। आ गई भाभी, चलो चलते हैं। अरे ये दोनों कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी हम ना फिल्म देखने जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। फिल्म देखना? और मुझे बताया भी नहीं। अब तुम दोनों आपस में ही प्लान बनाने लगे हो। कावेरी कुछ बोल रही थी, पर वर्षा और प्रिया आपस में बात करती हुई बाहर निकल गई। अरे इन दोनों ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, इन दोनों ने सुना नहीं क्या जो मैंने कहा? मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही क्या इनके कानों तक? ऐसे ही चली गई दोनों, आने दो, शाम को फिर बताती हूँ। वर्षा और प्रिया शाम को आपस में बात करते हुए आती हैं। माँ जी हम खाना बाहर से ही ले आए हैं। हाँ, अब थोड़ी देर अपने रूम में आराम कर लेते हैं। अरे बाहर से खाना ले आने की क्या ज़रूरत थी, मुझसे पूछा भी नहीं। आजकल तुम दोनों। भाभी कल कितनी अच्छी फिल्म थी ना, मज़ा ही आ गया। हाँ, और वो हीरो का डांस ज़बरदस्त था। तुम दोनों मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? माँ जी अब हम अपने कमरे में जाते हैं, ठीक है? आप भी कुछ खाकर आराम कर लीजिए। चल प्रिया। अरे मैं तुम दोनों से कुछ। वर्षा और प्रिया के कानों तक मानो कावेरी की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। वो दोनों अपने कमरे में चली गई आराम करने, और यहाँ कावेरी गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। इन दोनों को हो क्या गया है, मेरी आवाज़ इनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही। आने दो इनके पतियों को, फिर बताती हूँ। आ गए आप दोनों, आप बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। आज बाहर से खाना लाई है दोनों, पता भी है तुम दोनों को कुछ? रोटी लेंगे या चावल? आज पता है फिल्म कितनी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया हम दोनों को। देखा देखा तुम दोनों ने कैसे मेरी बात को नज़रअंदाज कर रही है। अरे कुछ भी सुन ही नहीं रही। अरे क्या हुआ आप दोनों को? बैठिए ना, खाना खाइए। अरे माँ कुछ कह रही हैं। हाँ, तुम जवाब क्यों नहीं देती? क्या आप दोनों भी? माँ जी कहाँ कुछ कहती हैं हमें, उन्होंने तो हमें कहना ही छोड़ दिया है। क्यों माँ जी? हाँ नहीं तो क्या, चाहे हम जो भी करें ना माँ जी हमें कुछ कहती हैं ना टोकती हैं, वो तो हमें हर बात की छूट देती है। क्यों माँ जी, है ना? हाँ हाँ, पर वो आज हम फिल्म देखने गए, बाहर से खाना लाया, तब भी कुछ नहीं कहा, है ना माँ जी? अरे भाभी वो क्यों कुछ कहेंगी, हमें तो खुली छूट है, हम जो चाहे कर सकते हैं, है ना माँ जी? मैं तो सोच रही हूँ कल हम शॉपिंग पे चलते हैं। अरे आज तो घूम के आई हो दोनों। नहीं नहीं, कल कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। आप कहाँ कुछ कहती हैं माँ जी, हमें तो सुनाई भी नहीं देता कुछ कहा हो ऐसा। अरे मैं कह रही हूँ कि अब मान भी लीजिए माँ जी कि आप बहुत कुछ कहती हैं। हाँ माँ, तुम बहुत कुछ कहती हो लेकिन मानती नहीं। देख लो, आज के बाद तुमने अगर ऐसा किया तो ये दोनों सुनना ही छोड़ देंगी। वक्त के साथ बड़ों को भी थोड़ा बदलना पड़ता है माँ, अब तुम भी थोड़ा सा खुद को बदल लो। जो सिर्फ कहती हो कि मैं कुछ नहीं कहती, वो अब करके भी दिखाओ। अरे खाना ठंडा हो रहा है, चलो खा लो। पता नहीं कितने पैसे खर्च करके आई है दोनों। माँ फिर से। अरे मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो। तुमने तो बोलना ही छोड़ दिया है, जानते हैं। तुमने तो बोलना ही छोड़ दिया है, जानते हैं। आपने तो बोलना ही छोड़ दिया है, जानते हैं।
आपने तो बोलना ही छोड़ दिया है, जानते हैं। विक्रम की पत्नी आशा बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की है। वो हमेशा किसी न किसी बात पर परेशान ही रहती है। और विक्रम की माँ किरण का स्वभाव बहुत हंसमुख है। उसका बेटा भी उसी की तरह है। एक रात आशा किसी बात पर परेशान बैठी थी। तभी विक्रम कहता है, आशा, तुम हमेशा परेशान क्यों रहती हो? अरे मुझे बताओ, तुम ऐसे ही परेशान रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कहाँ परेशान रहती हूँ? आपको मेरे अंदर ना कमी ही कमी नजर आती है। आप तो चाहती ही हैं कि मेरी तबीयत खराब हो जाए। अरे नहीं नहीं आशा, मैं तो बस ये कह रहा था कि खुश रहा करो। हर छोटी बात पर परेशान होना सही नहीं है, इससे तबीयत पर असर पड़ सकता है ना। तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालती हो? हाँ हाँ रहने दो, अब ज्यादा सफाई मत दो। मुझे पता है क्या मतलब था आपका। विक्रम इस बात पर कुछ नहीं कहता, आशा को बस बड़े प्यार से देखता रहता है। तब आशा कहती है, क्या देख रहे हो इतना घूर घूर कर? और सुना लो 4 बातें। हाँ अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ यार, चलो मैं सो ही जाता हूँ, वरना तुम तो गुस्से में मुझे डंडा भी मार सकती हो। ये कहकर विक्रम मुस्कुराकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अगली सुबह विक्रम सो ही रहा था कि उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। विक्रम दौड़ा दौड़ा रसोई घर की तरफ जाता है तो देखता है वहां आशा जमीन पर पड़ी है और चिल्ला रही है। विक्रम जल्दी से आशा को उठाता है और फिर उसे कमरे में ले जाता है। अरे ऐसा क्या कर रही थी जो गिर गई? मैं तो ऊपर से दाल का डिब्बा उतार रही थी, डिब्बे से मेरा पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, लगता है चोट बहुत गहरी लगी है। और नहीं तो क्या, दर्द के कारण मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे ठीक है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं और मैं माँ को भी खबर कर देता हूँ, वो आ जाएगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। नहीं नहीं, माँ को मत बुलाना, वो काम तो कुछ करेगी नहीं, बस हंसी मजाक करती रहेंगी। मुझे नहीं बुलाना उन्हें, वो वैसे भी मुझे कामचोर समझती हैं। आशा, इंसान को हंसमुख होना चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं। क्या कहा आपने? कैसी हूँ मैं? हाँ अरे कुछ नहीं। देखो आशा, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, यहाँ कुछ दिन रह भी लेंगी और तुम्हारी देखभाल भी कर लेंगी। इस हालत में तो तुमसे कोई काम नहीं होगा ना। आशा कुछ देर सोचती है और मन ही मन कहती है, बात तो सही है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, काम कैसे कर पाऊंगी? और विक्रम को भी तो ड्यूटी पर जाना होता है, ये सब कैसे होगा? ये सोचकर आशा कहती है, ठीक है बुला लीजिए अपनी माँ को, वैसे भी बहुत दिन हो गए उन्हें यहाँ आए हुए। विक्रम अपनी माँ को खबर कर देता है और अगली सुबह माँ आ जाती है। माँ को देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और उनके चरण छूता है। आशा भी अपनी सास को देखकर बहुत खुश होती है। किरण के हंसमुख स्वभाव के कारण सारे पड़ोसी भी उससे खुश रहते थे। एक दिन, किरण बहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन आपकी बहू आपके परिवार में मेल नहीं खाती। उसे देखकर तो ऐसे लगता है जैसे कोई दुख की खबर सुनाने वाली है। बहन जी, मेरी बहू की बुराई मेरे सामने तो मत करो, इतनी भी दुखी नहीं रहती जितना आप कह रही हो। वैसे बात सही कह रही हैं आप। हर समय रोने जैसी शक्ल बनाए रखती है, हंसना तो जैसे आता ही नहीं उसे। ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करती, दुखी आत्मा। किरण और उसकी पड़ोसन हंसने लगी। अब आशा को चोट लगे बहुत दिन हो गए थे, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था, इसलिए वो दुखी होकर कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा, ये चोट तो मेरे गले का फंदा बन गई है। अगर आप नहीं होती तो मेरा ध्यान कौन रखता? अरे बेटी, तो खुश रहा कर बस, अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा। मुझे देख, हमेशा खुश रहती हूँ। मजाल है किसी बीमारी की जो मेरे पास आकर पटक जाए। और तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ जी, मुझे इतनी जोर से चोट लगी है, भला इसमें क्या अच्छा होगा? आप भी ना कुछ भी बोलती हो। कुछ ही दिन में आशा ठीक हो जाती है। सास हमेशा बहू से हंसी ठिठोली करती रहती, लेकिन आशा हमेशा ऐसे बर्ताव करती जैसे पता नहीं कितने दुखों में डूबी है। एक दिन आशा की सास कहती है, क्या बात है बहू, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज विक्रम मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। देखा बहू, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम कहीं जा रही हो।
ये सुनकर आशा विक्रम को देखने लगती है। इतने में किरण एक गाने के बोल सुना देती है और कहती है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे विक्रम तुम्हारा हो गया। ये सुनकर विक्रम भी आशा की ओर बढ़ता है और वो भी एक गीत के बोल देता है। यारा ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा, तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। दोनों माँ बेटे आशा की ओर देखकर गाना गाने लगते हैं तो आशा वहां से जाने लगती है। किरण फिर से एक गाना गाती है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। पर ये सुनकर बहू चिड़चिड़े अंदाज में कहती है, माँ जी कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का, आपके सामने आपका बेटा भी है। अरे बहू छोटी सी जिंदगी है, इसे खोल कर जिया करो। ऊपर वाले ने तो वैसे भी सब कुछ पहले से लिख रखा है, तो छोटी छोटी बात पर बिगड़ क्यों जाती है। जिंदगी तो वैसे भी दुखों से भरी हुई है, खुश रहना सीख। हर समय रोते रहने से, मातम मनाने से जिंदगी नहीं चल सकती, समझी। आशा किरण की बात सुनकर चुप हो जाती है। किरण आशा को अपने बचपन और जवानी के किस्से सुनाती है। पता है बहू, जब हम छोटे थे ना तो स्कूल जाने के बहाने आम के बाग में घुसकर आम चुराया करते थे। मेरा छोटा भाई भी होता था मेरे साथ। बचपन के दिन ही और थे, कितना मजा आता था। अब कहाँ लौट कर आएगा वो समय, यादें ही तो रह जाती है। माँ जी विक्रम बता रहे थे कि आपकी पापा जी से पहली मुलाकात आम के बाग में ही हुई थी, क्या ये सच है? और फिर आपकी पापा जी से शादी कैसे हुई? अरे बहू क्या बताऊं, वो भी ना बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं एक बार उनके बाग से ही आम चुरा रही थी और तेरे ससुर जी आ गए। उन्हें देखकर मेरा भाई डर के मारे भाग गया और मैं तो पेड़ पर चढ़ी हुई थी, जैसे तैसे उतर कर भाग गई। शाम को तेरे ससुर जी अपने बापू के साथ हमारे घर आए। मैं तो समझी थी कि वो मेरी शिकायत करने आए हैं, लेकिन वो तो रिश्ते की बात करने आए थे। फिर आपने और आपके घर वालों ने आपकी शादी करा दी? हाँ कराते क्यों नहीं, सारे गांव में बहुत नाम था उनका। और तेरे ससुर जी का स्वभाव भी ना बिल्कुल मेरी तरह था। बहुत हंसी खुशी साथ गुजारी हमने अपनी जिंदगी। वो मुझे प्यार से ना आम चोर कहते थे। अब वही पल याद आते हैं मुझे। अरे वाह माँ जी, आपकी लव स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए तो कहती हूँ बहू, हमेशा खुश रहा कर। तू न जाने क्यों इतनी चिड़चिड़ी रहती है। तेरा पति इतना अच्छा है, तेरी सास इतनी अच्छी है। औरों की बहुओं की सास देखी है तुमने? अरे कितने अत्याचार करती है अपनी बहुओं पर, और मैं तो तुझे हंसाती रहती हूँ। आशा भी सोचती है, माँ जी कह तो सही रही हैं, मैं हर छोटी बात पर चिंता में पड़ जाती हूँ। और जैसी जिंदगी मेरी सास ने जी है, मैंने तो एक पल भी नहीं जी। मुझे अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाना होगा। आशा ठान लेती है कि वो कभी नहीं रोएगी और इतने में उसे कुछ काम याद आता है। जैसे ही आशा वहां से जाने लगती है तो विक्रम कहता है, अरे कहाँ, जल्दी बैठो तो, माँ कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है। आशा हंसते हुए कहती है, मैं चाय बना कर लाती हूँ, पापड़ भी, साथ बैठेंगे, आराम से कुछ बात करेंगे जनाब। क्या बात है, तुम तो सुधर गई। अच्छा सिनेमा देखने नहीं चलोगी? अकेले नहीं जाऊंगी, सिनेमा देखने आज माँ को भी साथ ले चलेंगे, तब बनेगी बात। क्या बात है आशा, तुम्हारा ये रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। आशा को इस तरह से खुश और हंसता हुआ देखकर दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं और विक्रम अपनी माँ को धन्यवाद देता है। इस तरह किरण, उसका बेटा और बहू हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और आशा को भी समझ में आ जाता है कि जो समय जाता है वो लौटकर नहीं आता है। मौनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे गूंगे होने से मुझे कोई एतराज नहीं है। आई लव यू मौनी, चलो ना शादी कर लेते हैं। क्या मतलब? मौनी इशारा करके कहती है कि वो भी अनुकूल से बहुत प्यार करती है। ये कहानी है मौनी की जो गूंगी होती है। वैसे तो मौनी बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन बस उसका गूंगा होना एक प्रॉब्लम सी होती है। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कभी कभी तो लोग
उसकी बातें ना समझने पर परेशान भी हो जाते हैं। अनुकूल जब अपने घर पर मौनी के बारे में सब बताता है, तभी उसकी माँ कामिनी एकदम से चिल्ला पड़ती है। नहीं, तू उस फटे हुए ढोल से शादी नहीं करेगा। अरे जो लड़की कुछ भी बोल ही नहीं सकती, जिसमें जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ की ही कमी है, वो भला घर गृहस्थी क्या बसाएगी। तुझे उससे नया नया प्यार हुआ है ना, इसलिए तुझे सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। हाँ अनुकुल भैया, मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी गूंगी हो। अगर वो गूंगी होगी तो मैं दिन भर काम और आस पड़ोस की चुगलियाँ और गॉसिप्स किससे करूँगी। लेकिन पिता शिवनंदन अनुकूल और मौनी की शादी के लिए हाँ कह देते हैं। अरे भाई, अगर लड़की गूंगी है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वैसे देखा जाए तो हम सब में भी दुनिया भर की कमियां तो है ही। शिवनंदन तो राजी हो जाते हैं, लेकिन कामिनी और ज्योति नहीं होते। फिर जैसे तैसे अनुकूल उन्हें इतना मक्खन लगाता है कि आखिरकार वो दोनों राजी हो ही जाती हैं। गूंगी बहू को लाने का बस एक ही फायदा होगा कि वो चुप रहेगी और चुपचाप सबका कहना मानेगी। आने दो उसे, अच्छे से काम करवाऊंगी। अनुकूल और मौनी दोनों के परिवार एक साथ मिलते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी की रस्में होती हैं और फिर दोनों भी शादी के रिश्ते में बन जाते हैं। शादी के बाद तो सब कुशल मंगल चलता है, लेकिन धीरे धीरे अनुकूल मौनी से इरिटेट होने लगता है। मौनी, ज़रा बताओगी मेरी वो ब्लू वाली फाइल कहाँ पर है? मेरी ऑफिस की बैग कल रात को तुमने रखी थी ना अलमारी में, जल्दी बताओ। अरे बहुत गड़बड़ी में हूँ, बोलो ना। मौनी इशारा करती है कि उसे नहीं पता कि फाइल कहाँ है, और वो इशारों से ये भी कहती है कि अनुकूल ने उसे कल रात को कोई फाइल नहीं दी थी, बस ऑफिस का बैग दिया था। लेकिन बेचारा अनुकूल, वो तो मौनी के इशारों को समझ ही नहीं पाता और अपने बाल नोचते हुए इरिटेट होकर कहता है, ओह गॉड, गलती कर दी इस म्यूट स्पीकर से शादी करके। इससे बात करना मानो किसी जानवर से बात करना। बात करने जाओ तो कुछ रिप्लाई ही नहीं देती। प्यार तो है, लेकिन अब शायद वो प्यार भी धीरे धीरे इरिटेशन का रूप ले रहा है। मैं तो थकने लगा हूँ दिन ब दिन। इसे झेलना मतलब किसी एलियन या 2 साल के बच्चे को बेबीसिट करने जैसा है। क्या करती है कुछ समझ में ही नहीं आता, दिमाग हैंग हो जाता है। अनुकूल को खुद से यूं परेशान होते हुए देख मौनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतना ही नहीं, मौनी के गूंगेपन से घर में कामिनी और ज्योति भी काफ़ी परेशान से थे। सिर्फ एक सदस्य होता है जो मौनी को समझ लेता है और उसे खूब प्यार और स्नेह देता है। मौनी किचन का सारा काम निपटा कर हॉल में आती है और तीनों से इशारों इशारों में कहती है, हे माता रानी, मैं तो चकरा कर गिर जाऊंगी इसके इशारों को समझते समझते। सीरियसली भाभी, आपकी फैमिली वालों ने आपका नाम एकदम सही रखा है, मानी। लगता है उन्हें बचपन में ही समझ में आ गया होगा कि आप यूँ लाइफ टाइम मौन व्रत धारण करने वाली हो। डियर मौनी भाभी। चुप कर जाओ तुम दोनों। ज्योति, जा अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। सेमेस्टर से एग्जाम आ रहा है और यहाँ दांत दिखा दिखा कर हंसी जा रही है। और जी, आप इस बंद माइक की साइड क्यों लेते रहते हो हमेशा? ये क्या आपको छुप छुप के पैसे देती है, हैं? जो आप इसके लिए हमेशा वकील बन जाते हो और अपनी वकालत शुरू कर देते हो। कामिनी, बस। आओ मौनी बहू, चलो जाकर सिलबट्टे पे मसाले पीस लो, ख़त्म होने आए हैं। हर रोज़ दाल और सब्जियों में लगते ही रहते हैं। कामिनी अब मौनी से इतना काम करवाती है कि बेचारी बहुत थक जाती है, पर एक बेजुबान जानवर की तरह किसी से भी अपना दुख बांट नहीं पाती घर में। वो चाहे कितनी भी बीमार क्यों ना हो, कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, लेकिन हर किसी की मदद करने के लिए घर में सबसे पहले खड़ी होती है और घर की सभी सदस्यों की हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान भी रखती। लेकिन घर में कोई उसकी इज्जत नहीं करता, सिवाय ससुर शिवनंदन के। जिस पति ने इतना प्यार किया, वो भी अब चिड़चिड़ के अलावा कुछ नहीं करता, बस ताने कसता रहता मौनी के गूंगेपन पर। एक दिन घर पर थोड़े मेहमान आते हैं, तभी मौनी उनके लिए नाश्ता लाती है और इशारों में उन्हें कहती है कि ये लीजिए, ये नान खटाई बिस्कुट लीजिए। नान खटाई बिस्कुट्स,
लगता है गर्मा गर्म फ्रेशली बेक्ड है। मौनी की इस भाषा को सुनकर मेहमान पेट दबाकर जोरों से हंसने लगते हैं और सभी घर वालों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, सिवाय शिवनंदन के। Oh God, ये कौन से देश की भाषा है भाई? अनुकुल, कहाँ से उठा कर लाया तू ऐसा एंटिक पीस? हाँ She's very funny ना? मौनी ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है। उसकी आंखें भर आती है। वो अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुका लेती है। मेहमानों के जाने के बाद कामिनी ड्रॉअर में से एक सेलो टेप लाती है और गुस्से से उसे मौनी के मुंह पे लगा देती है। अब करके दिखा तू। आई ओई 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 ओई। अरे कान पक गए हमारे, ऊपर से मेहमानों के सामने भी हमारी बेइज्जती करा दी। बेशरम कलमुही कहीं की गूंगी। अब अगर तूने ये सेलो टेप उतारा ना तो देख लेना। चुपचाप अपना काम कर और कोना पकड़ कर बैठ जा। और हाँ, आइंदा से किसी भी मेहमान या घर में आए बाहर वाले के सामने मत आना। खुद ने तो बचपन से ही बेइज्जती सही है अपने गूंगेपन के कारण। एक्सपीरियंस होगा तुम्हें, लेकिन हमें नहीं है ना, और हम अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। बेचारी मौनी, अब उसके लिए अपने ससुराल में रहना किसी कैद खाने में रहने से कम नहीं था। वो दिन भर घर वालों के ताने सुनती और फिर रात में रसोई में अंधेरा करके खूब रोती, लेकिन कोई उसके रोने की आवाज़ नहीं सुन पाता और ना ही आंसुओं को पोंछने आता। घर वाले उससे सख्ती से पेश आने लगते हैं और अपनी इज्जत पर आंच ना आए इसलिए उसे घर से बाहर निकलने तक नहीं देते। 4 दीवारों में बंद रह रहकर मौनी को बहुत घुटन महसूस होने लगती है। एक दिन जब पूरा परिवार एक फंक्शन में गया था और मौनी घर पर अकेली सो रही थी, तभी वो आंखें खुलते ही देखती है कि 2 गुंडे उसकी अलमारी की तिजोरी का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौनी एकदम से घबरा जाती है। अबे चुप कर, बेवकूफ गूंगी कहीं की। घोचू भाई, ये औरत तो उठ गई। अरे मोचू भाई, तू जल्दी से तिजोरी तोड़ इससे पहले कि कोई आ जाए, और टेंशन मत ले, ये औरत गूंगी है। ये किसी को भी कुछ भी बताने जाएगी ना तो भी सामने वाला इसकी बात समझ ही नहीं पाएगा। कुछ देर बाद कामिनी, अनुकुल, ज्योति और शिवनंदन आते हैं। तभी उन्हें पता चल जाता है कि घर पर चोरी हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब इस नास पिटी गूंगी बहू के कारण हुआ है। अरे ये अगर गूंगी ना होती तो चीखती, चिल्लाती, आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो जाते और चोरी ना होती। अब यो रोंदी शक्ल बनाकर क्यों खड़ी हो? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन था। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। मौनी सबकी बातें सुनते हुए शांत खड़ी होती है। तभी पड़ोसी मेवालाल आकर कहते हैं, अरे अनुकुल बेटा, इस बेचारी पर मत चिल्लाओ। उन चोरों के पास तो छुरी और नुकीले औजार थे, उसके बावजूद भी तुम्हारी गूंगी बहू ने गूंगी होकर भी हिम्मत दिखाई और उन पर मिर्ची स्प्रे छिड़का और वो लोग दुम दबाकर भाग गए। तुम्हें तो इसे धन्यवाद कहना चाहिए, इसने तुम्हारे पैसों को चोरी होने से बचा लिया है बेटा। मेवालाल की बातें सुनकर सभी चकित रह जाते हैं। मौनी जिस दिन से इस घर में बहू बनकर आई है, उसी दिन से ये हमारी बेटी बन गई। अरे मूर्खो, इस बेचारी की क्या गलती है अगर ये गूंगी है तो? ये जानबूझकर थोड़ी ना ऐसा करती है। कामिनी, अनुकुल, ज्योति, मौनी ने इस घर से सिर्फ बुरे ताने सुने हैं, लेकिन हमेशा उसके बदले सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा प्यार दिया है। कभी किसी काम में आनाकानी नहीं की। सोचो कामिनी, हमारी खुद की बेटी ज्योति तो हमें 1 गिलास पानी तक नहीं देती, पर हमारी बहू हर 1 मिनट हम सब का ख्याल रखती है। और तू तो 1 नंबर का गधा है अनुकुल, जो हीरे को पत्थर समझ रहा है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं होता, कमियां हर किसी में होती है। अपनी बीवी की इज्जत कर। शिवनंदन की बातों को सुनकर सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मौनी से माफ़ी मांगते हैं और उससे अच्छी तरह से पेश आने लगते हैं।